नमस्कार, स्वागत है आपका बोलने से बदलेगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मध्य प्रदेश के 8 अस्पतालों में आयुष्मान योजना में बड़ा घोटाला पकड़ा गया है। ये अस्पताल फर्जी तरीके से मरीजों को भर्ती करके पैसे बना रहे थे। इनमें भोपाल के 6 और ग्वालियर सीहोर के एक अस्पताल शामिल है। हालांकि इन अस्पतालों की आयुष्मान के तहत इलाज की मान्यता रद्द कर दी गई है, लेकिन इतनी बड़ी योजना में इस तरह की सेध हैरान करने वाली बात है। 3 शहरों में एक साथ ऐसी चीजें सामने आई हैं, तो सवाल है कि और कहां-कहां पर गड़बड़ियां की जा रही हैं। कहीं कोई गिरोह तो काम नहीं कर रहा। ऐसे क्या इंतजाम किए जाए कि स्वास्थ्य से जुड़ा इस सरकारी सेवा के हकदार आम लोगों के हक पर आइंदा से कोई डाका न डाल सके। हम ऐसे ही सवालों का जवाब आज तलाश करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपका अगर कोई सवाल होगा तो आप हमारे पैनलिस्ट से सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारे साथ हम पैनलिस्ट भी जुड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपकी कोई राय है तो आप अपनी राय भी रख सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। और चलिए, हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि सीएमएचओ है भोपाल से। डॉक्टर पंकज शुक्ला जी जुड़ गए, जो कि पूर्व निदेशक है एनएचएम से। डॉक्टर सचिन चितवार जी जुड़ गए, जो कि आईएमए मेंबर है। इसके अलावा मूल्य निधि हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। और साथ ही साथ हरनाथ सिंह पटेल जी भी जुड़ गए, जो कि पूर्व सीएमओ हैं। और चलिए, बिना देर के इस चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, पैनलिस्ट से बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते, जरा देखिए। आयुष्मान भारत योजना के तहत तमाम अस्पतालों को केंद्र सरकार ने एक सुविधा दी जरूरतमंदों के इलाज के लिए, लेकिन कई अस्पताल ऐसे निकले जिन्होंने जरूरतमंदों की नाम पर दी गई सुविधाओं का बेजा इस्तेमाल किया और बेहद ही लापरवाही तरीके से मरीजों को भर्ती रखा और लंबा चौड़ा बिल उनके नाम पर बनाकर सरकार के खाते से पैसा निकाल दिया। ऐसे ही एक अस्पताल के सामने मैं खड़ा हूँ, उसका नाम है मेट्रो सिटी हॉस्पिटल। ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही हॉस्पिटल है मेरे पीछे जिसके ऊपर आरोप है, जिसने लंबे अरसे तक बोगस बिलिंग की है। इसी तरीके से कई हॉस्पिटल हैं, सूर्यांश हॉस्पिटल है और भी कई हॉस्पिटल हैं जिन पर आरोप है, जिन्होंने कई बड़े पैमाने पर फर्जी और बोगस बिलिंग की है और जिनकी मान्यताएं आयुष्मान भारत योजना के तहत रद्द कर दी गई हैं। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। तो रिपोर्ट आपने देखी है। अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं सभी मेहमानों का स्वागत करना चाहूंगी और शुरुआत करूंगी डॉक्टर प्रभाकर सर से। सर देखिए, बड़ी हैरान करने वाली बात है, गंभीर ये मामला है कि मरीजों को गंभीर बनाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता था, उसके बाद लंबा लंबा बिल और जो पैसे आते थे इस योजना के तहत उसका गबन कर लिया जाता था। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो आयुष्मान भारत निरामयम योजना थी, ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना थी और यह मानकर इसको लागू किया गया था कि इससे हमारे जो हितग्राही हैं उनको लाभ मिलेगा और ये लाभ उनको अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, इसीलिए इसमें निजी अस्पतालों को भी सरकार ने शामिल किया। और सरकार ने इसको यह सोचकर शामिल किया था कि ये जो निजी अस्पताल हैं ये भी पूरी ईमानदारी के साथ सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हितग्राहियों को लाभ उपलब्ध कराएंगे और इसके लिए ईमानदारी से उनका जो भी पैसा होगा वो उनको दिया जाएगा। पर हम, जैसा कि आपने खुद ही रिपोर्ट में दिखाया है कि ये सरकार ने पाया, कुछ जगहों से ये शिकायतें मिली कि जिस तरह से उनको जो नियमों के अनुसार किया जाना था, जैसे कि आपने एक अभी उदाहरण दिया कि जो मरीज ऐसा था जिसको अस्पताल में जनरल वार्ड में भर्ती किया जाना था, उसको भी उन्होंने आईसीयू में एडमिट किया या एडमिट दिखाया और उसका पैसा क्लेम किया, जिसके कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई। तो जब ये इस तरह की सूचनाएं मिली तो सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए कुछ अस्पतालों पर अभी इनके बिल का ऑडिट भी किया, कुछ अस्पतालों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया, वहाँ पर टीम्स ने जाकर देखा और उनमें से जिन अस्पतालों में पाया गया कि हाँ ये शिकायतें सही है, उनके विरुद्ध ये तो प्रथम दृष्टया कार्रवाई हुई है, जिसमें सिर्फ उनको आयुष्मान से डीम पैनल किया गया है। इससे आगे इनके विरुद्ध नर्सिंग होम एक्ट के तहत भी कार्यवाही की जाएगी और इनके अस्पताल जो है, अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है और हो सकता है कि इसके आगे अगर ये पाया गया कि ये आपराधिक गतिविधि में लिप्त थे तो इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाए जा सकते हैं।
तो जिससे ये सरकार की जो योजना है, सरकार ने जो ये मान के शुरू किया था कि अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभ मिले और निजी अस्पताल इसमें बराबर की भागीदारी करें। अगर निजी अस्पताल इसमें अपनी भागीदारी में लापरवाही बरतेंगे, इसको ये आसान पैसा बनाने का जरिया बनाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी। चलिए दोबारा सर आपके पास लौटूंगी। हमारे संगी अजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए, जिन्होंने रिपोर्ट भी तैयार की थी। अजय के पास मैं जाऊंगी। अजय देखिए, बड़ा ही गंभीर ये विषय है कि इस योजना की अगर बात की जाए, बड़ी योजना है और उन लोगों के लिए वरदान है जो कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के चलते आप जरा सोचिए कि उन्हें कितना ज्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ। देखिए, नुकसान ना सिर्फ उन जरूरतमंदों को लेकर हो रहा है, जो तमाम अस्पताल जो थे उन्होंने अलग अलग तरीके से इस फर्जीवाड़े में वो शामिल रहे हैं। ये अभी नहीं है, कुछ लंबे अरसे से ये पूरा मामला चल रहा है। बहुत अच्छे से प्रभाकर तिवारी सर ये जानते हैं कि किस तरीके से मामला चल रहा है और कहां कहां किस तरीके से आयुष्मान योजना के नाम पर फर्जीवाड़े का नेटवर्क चल रहा है। कुछ दिनों पहले राजधानी भोपाल के कई शासकीय अस्पतालों के से मामले निकलकर सामने आए थे, जिसमें बात निकलकर सामने आई थी कि आयुष्मान योजना के तहत एजेंटों को छोड़ दिया गया निजी अस्पतालों के द्वारा, वो सरकारी अस्पतालों से पेशेंट को निजी अस्पतालों में दाखिल कराते हैं। सबसे ज्यादा मामले हमीदी हॉस्पिटल से निकलकर सामने आए थे। उनकी प्राइवेट एम्बुलेंसें खड़ी रहती हैं और वहां से वो पेशेंटों को पकड़ कर लाते हैं और अपने यहाँ दाखिल करा देते हैं कि आयुष्मान योजना के नाम पर आपका इलाज किया जाएगा। हजारों रुपए का इलाज के नाम पे 1 लाख रुपए का बिल बनाने वाले ये मेडिकल माफिया के तौर पर पहचाने जाते हैं। और राजधानी भोपाल में तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा अस्पताल ऐसे हैं जिनको आयुष्मान योजना के तहत इनका इनपैनलमेंट था वो रद्द कर दिया गया है। इस पूरे मामले में आने वाले समय में और कई गंभीर कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात अभी भी यह है कि जिनको इनका इनपैनलमेंट था वो रद्द किया गया है, वो अभी भी आयुष्मान का बोर्ड लगाकर जो है अपने अस्पतालों के सामने बैठे हैं और इलाज का आयुष्मान योजना के तहत दावा कर रहे हैं। तो उस पर सबसे अहम बात यह है कि अब प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू होनी है कि जब यदि आप इनपैनल्ड नहीं है आयुष्मान योजना के तहत, तो अपने अस्पताल के बाहर बोर्ड लगाकर क्यों ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि आप आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का भी इलाज करते हैं अपने यहाँ। ये वो अस्पताल हैं जिनके यहाँ कार्रवाई हुई है, जिनको पर आरोप है आयुष्मान योजना के तहत फर्जीवाड़े करने का, जिनके यहाँ मरीज इलाज कराने आए और जनरल वार्ड में थे, उनको उन्होंने आईसीयू और सीसीयू में एडमिट किया, उनको लाखों रुपए का बिल उनके नाम से बनाया और फिर सरकार के खजाने से वो बिल अपने खजाने में ट्रांसफर करवा लिया चंद अधिकारियों को इस पूरे मामले में शामिल करके। जब अधिकारियों की ही एक टीम ने दौरा किया इन अस्पतालों का, तो इस तरीके की फर्जीवाड़े और अनियमितताओं के मामले निकलकर सामने आए। बिल्कुल, इस तरह के फर्जीवाड़े की बात की जाए तो इस पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बाकायदा एक सिस्टम भी बनना चाहिए। पंकज सर के पास मैं जाऊंगी। पंकज सर, जैसा कि हमारे सहयोगी अजय भी जिक्र कर रहे थे कि अभी भी कई अस्पताल है जहां पर अस्पताल के सामने बोर्ड लगा दिया जाता है कि आयुष्मान योजना के तहत आपको लाभ मिलेगा। जब मरीज वहां पर जाता है तो इलाज भी कर दिया जाता है, बिल भी बना दिया जाता है, लेकिन पता चलता है कि आयुष्मान योजना के तहत तो कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि एक बाकायदा सिस्टम बनाया जाए, इसकी मॉनिटरिंग हो कि आखिर कौन कौन से अस्पताल है जहां पर इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। पंकज जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये मॉनिटरिंग सिस्टम तो बनाना चाहिए और कौन से अस्पताल हैं इसकी सूची बार बार विज्ञापित भी होना चाहिए कि कौन कौन से आयुष्मान के नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा, ये फर्जीवाड़ा क्यों हुआ? फर्जीवाड़ा इसलिए हुआ कि जैसे कि आपने जो 6 अस्पतालों के नाम लिए भोपाल के और बाकी 2 अस्पतालों के बाहर के नाम लिए हैं, ये कहीं भी इस लायक अस्पताल नहीं थे कि जो आईसीयू चला सके। आईसीयू चलाना कोई मामूली बात नहीं है। वहाँ राउंड द क्लॉक एक एमडी डॉक्टर की ड्यूटी लगाई जाती है, जबकि यहाँ देखा जाएगा कि एमबीबीएस डॉक्टर भी राउंड द क्लॉक नहीं मिलेंगे। तो आईसीयू चलाने लायक ही नहीं है, तो इनको आयुष्मान में कैसे मान्यता मिली, इस बात पर भी प्रश्न उठता है कि इनको आयुष्मान में आईसीयू के लिए इनको कैसे मान्यता मिली कि आईसीयू में भी भर्ती कर सकते हैं। फिर जब आयुष्मान योजना लागू की गई थी उस टाइम मैं भी इसमें एक मेंबर था कि नियम कायदे बनाने में, तो नियम कायदे इस तरीके से बनाए गए थे कि रोज उसकी केसशीट अपलोड होगी, रोज उनके नोट्स अपलोड होंगे आरएमओ के द्वारा, एक्सरे और फोटो वगैरह सबको होगी, और उसमें इतने फुल प्रूफ मेथड लगाई गई थी
कि ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकता था। मेरे को लगता है कि कोविड बीच में आ गया और कोविड के कारण कुछ रिलैक्सेशन दिए गए जो अभी भी चल रहे हैं, इसी कारण ये संभव हो रहा है कि अभी भी ये लोग इसका फायदा उठाते हुए फर्जी बिलिंग कर रहे हैं। जैसे कि आईसीयू के लिए कुछ रेट हजारों में है कि पर डे के देंगे, और जनरल वार्ड के लिए कुछ 100 रुपए, 800 या मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, इतने रुपए पर डे मिलेगा। तो इस जनरल वार्ड के मरीज को वो आईसीयू दिखा के भी भर्ती करके कर सकते हैं और इस हिसाब से ज्यादा बिलिंग कर सकते हैं। चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी। जी सर, जी सर। सचिन सर से भी इसी पर मैं कमेंट लेना चाहूंगी। सचिन सर, जैसा कि पंकज सर कह रहे हैं कि पहले नियम कायदे थे, लेकिन जब से कोविड काल रहा उस दौरान यहाँ पर ढील ढाल हो गई और उसके बाद से ऐसा हुआ कि कई अस्पताल, क्योंकि हाल फिलहाल की बात की जाए जो हमारी रिपोर्ट आई है उसमें राजधानी भोपाल के साथ साथ ग्वालियर और सीहोर के अस्पताल है, वहां पर भी इसी तरीके का फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। हाँ, देखिए, जो प्रशासनिक बात है वो तो सीएमओ साहब हैं, वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि एक डॉक्टर के तौर पे हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते कि कोई मरीज सीरियस हो तो उसकी हम ऐसी विवेचना करते हैं कि उसको जनरल वार्ड की आवश्यकता और हम जबरदस्ती उसको आईसीयू में करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। तो मेरा ये प्रश्न है कि इन छोटे छोटे अस्पतालों को चलाने की जिम्मेदारी क्या किसी आयुष संबंधित डॉक्टर की थी या ये एलोपैथी का इलाज करने वाले हॉस्पिटल हैं? तो यहाँ पे डॉक्टर मॉडर्न मेडिसिन का होना चाहिए था जो ओनर है। कायदे से देखा जाए तो ओनर को ये डर रहेगा कि अगर मैं कहीं गलत इसमें पकड़ा तो मेरा नेशनल मेडिकल काउंसिल से रेजिग्नेट ये हो जाएगा कि आपका जो मान्यता है वो चली जाएगी, तो उसे डर रहेगा। यहाँ पे कोई ऐसा डर है नहीं। ये जो अस्पताल है, हो सकता है कि इनके अस्पताल के मालिक कौन है, हो सकता है कि वो डॉक्टर्स ना हो या मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ना हो, क्योंकि इलाज तो मॉडर्न मेडिसिन का ही हो रहा है। बिल्कुल, इन पहलुओं पे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो एथिक्स की बात आती है, एथिक्स की बात वही आएगी जिनको कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू होगी, उसका महत्व होगा। जिनकी डिग्री अगर दाव पे है, जिनको काम करना है, सामाजिक प्रतिष्ठा दाव पे है, तो वहां पे आपको क्वालिटी मिलेगी। तो मैं एक डॉक्टर के तौर पे और प्रशासन से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन अस्पतालों में ये नियम जरूर चेंज होने चाहिए कि अगर ये मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथी का इलाज कर रहे हैं तो इसके ओनर जो है, मालिक जो है, वो भी वैसे डॉक्टर होने चाहिए। या केवल पैनल बनाने से नहीं होता ना, फिर जिम्मेदारी कौन ले? चलिए मैं यहाँ पर अमूल्य जी के पास जाना चाहूंगी। अमूल्य जी, ये देखिए आयुष्मान योजना की बात की जाए तो ये अच्छी बात है कि लोगों में जागरूकता है, उन्हें पता है कि अगर वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कोई बड़ी बीमारी है तो आयुष्मान योजना के तहत वो इलाज कराए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि वो इस चीज के लिए भी जागरूक हो कि कहाँ पर उन्हें इलाज करवाना है, कैसे वो पता करे कि हाँ यहाँ पर आयुष्मान योजना के तहत वो इलाज करा सकते हैं। तो इसकी भी जागरूकता बेहद जरूरी होगी। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को जागरूकता करने के लिए तो जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें बोला गया कि 4 राज्यों ने आईईसी इंफॉर्मेशन एजुकेशन सिस्टम कम्युनिकेशन सेटअप किया मध्य प्रदेश में। सवाल ये है कि देखिए ये एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की स्कीम है और इसमें बिना स्टैंडर्ड के, बिना रेट रेगुलेशंस के और बिना एथिक्स के ये आप एलिनेशन में प्रोग्राम नहीं चला सकते। मध्य प्रदेश में नर्सिंग होम एक्ट बहुत पुराना है। मध्य प्रदेश में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो प्राइवेट हॉस्पिटल को रेगुलेट करती है वो अभी तक लागू नहीं है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट लागू नहीं है। सवाल ये है कि लगभग मैं देख रहा था डाटा 1075 में से 578 प्राइवेट हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है। तो यहाँ तो ये अजीबोगरीब स्थिति है कि एक अधिकारी उसको इम्पैनल्ड करता है और दूसरा अधिकारी उस पर कार्रवाई करता है। क्या कार्रवाई उन पे हुई? और जो सीएजी की रिपोर्ट है पहले भी आ चुकी है, छत्तीसगढ़ में हाल ही में अभी आया है फर्जीवाड़ा, इसमें सेकंड लार्जेस्ट। तो सवाल यह है कि जो 578 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, पहली बात की जो भी इम्पैनल्ड है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने उनको दिया उनका सस्पेंशन होना चाहिए ना, जिन्होंने उसको परमिशन दी। किस मेथड से और किस मेथड से पैसा निकल गया? तो सरकार की तिजोरी से पैसा तो निकला। तो ये पूरा जो सिस्टम है इसमें एथिक्स के और स्टैंडर्ड के आप नहीं सिस्टम लाएंगे तो ये कंटिन्यूड होगा। और रही बात मरीजों की, तो उसके लिए अगर आप सिस्टम बनाएंगे कि ये हॉस्पिटल है और इसमें ये इलाज है और इसकी ये रेट्स हैं, आप अगर नहीं डालेंगे, देखिए क्या रहा है, डबल पेमेंट हो रहा है, फेक पेमेंट्स हो रहे हैं, डबल पैसा निकल रहा है। तो ये 3 चीजें निकल रही, तो हमें हर स्टेप्स पे देखना पड़ेगा। मरीज तो उसको क्या पता, वो तो हॉस्पिटल में जाता है इलाज करने, मेरे पास कार्ड है। लेकिन ये सिस्टम जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनी है तो रेगुलेटरी सिस्टम वीक है और मध्य प्रदेश की रेगुलेटरी सिस्टम पे सवाल है कि उनका सिस्टम वीक है, तभी तो ये घटना हो रही है, तभी तो फर्जी डॉक्टर्स आप बोर्ड लगा के बैठे हैं।
अभी आप देखिए कि हॉस्पिटल्स में प्राइवेट फर्जी डॉक्टर्स घुस गए थे। तो ये पूरे सिस्टम को अगर आप प्राइवेट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, जो डॉक्टर आईएमए के प्रतिनिधि ने बोला भी कि एथिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एथिकल पैरामीटर को इंश्योर करने के साथ अमूल्य जी, साथ माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ। एक दर्शक हमारे साथ छतरपुर से जुड़ रहे हैं, आबी नायक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नायक जी, क्या आपका सवाल है? वो अपना सवाल आप पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई राय हो तो अपनी राय रख सकते हैं। जी 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 जी, थैंक यू, नमस्कार जी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने आसमान के कितने गुनहगार। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छतरपुर में भी संविदा पर पदस्थ डॉक्टर भी आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग करते और नगद केस ले लेते हैं, नगद पैसा ले लेते हैं, इसके बाद आयुष्मान कार्ड ले लेते हैं, आयुष्मान कार्ड का भी उपयोग कर लेते हैं और पेशेंट से नगद पैसे भी ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारा खुद का है। श्री राम सेवक मित्रा जी ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है हमारे व्यक्ति से बात कर लीजिए, संविदा डॉक्टर कहता है सब बात कर लीजिए, बात की, बोले 30,000 रुपए नगद देना पड़ेगी, इसके बाद आयुष्मान कार्ड भी देना पड़ेगा, तब एडमिशन होगा, एडमिट हो गए, ऑपरेशन होगा। इसके बाद वहां से हमने उसको एडवाइस किया कि नगद नहीं देना है, आयुष्मान कार्ड भी नहीं देना है। फिर झांसी ले गए, झांसी लाइफ लाइन में उनका ऑपरेशन हुआ, एक भी पैसा नहीं लगा, आयुष्मान का उपयोग किया गया। लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 30,000 रुपए की मांग की जा रही थी, जो कि नहीं दिए, और आयुष्मान कार्ड भी मांगा जा रहा था। तो चलिए, आपकी समस्या मैं समझ गई और इसी का जवाब मैं प्रभाकर सर से लेना चाहूंगी। सर, आपने दर्शक को सुना होगा, यानी कि अभी तक हम बात कर रहे थे भोपाल की, ग्वालियर की, सीहोर के, छतरपुर में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। देखिए, दो चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि अभी तक जो बात हुई, एक तो बात है नियत और विश्वास की, और दूसरी है रेगुलेटरी प्रोविजंस और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की। तो अगर हम देखें तो जो रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं वो डे 1 से अवेलेबल हैं, चाहे बात वो डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की हो, चाहे वो आयुष्मान इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्क्रूटनी की हो या आयुष्मान स्क्रूटनी की हो, और अब तो स्क्रूटनी के लिए AI तक का उपयोग आ रहा है, और उसी से ये सस्पिशियस केसेस पकड़े जा रहे हैं और उनके फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद कार्रवाई हो रही है। तो एक तो बात ये हुई कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करी जा रही है और इसीलिए ये पकड़ में आ रहे हैं। जहां तक दूसरी छतरपुर की बात है, ये बात बिल्कुल अत्यंत दुखद है। जहां तक वो बोल रहे हैं आयुष्मान कार्ड तो उनको लेना, उनसे मांगा ही जाएगा हितग्राही से। ये अवश्य है कि अगर वो पैसे मांगे जा रहे हैं, अगर किसी भी हितग्राही को, आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी आयुष्मान के लिए उसके पास कार्ड ना भी हो, पर अगर वो उसके लिए पात्र है, तो उस अस्पताल की जिम्मेवारी है कि वो कार्ड जनरेट करे और जनरेट करके उसको वो सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराए। कोई भी अस्पताल किसी भी आयुष्मान के पात्र हितग्राही को मना भी नहीं कर सकता कि आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं, हम आपका इलाज नहीं करेंगे, और ना ही उससे इस आधार पर शुल्क ले सकता है कि आपके पास पहले कार्ड नहीं था। और इसके लिए आयुष्मान भारत निरामयम द्वारा कार्यवाही भी की गई है, और अगर उनको मना किया जाता है तो उसके लिए भी उन पर जुर्माना लगाया जाता है। प्लस अगर किसी चीज के लिए उन्होंने पैसे लिए हैं तो उसका तिगुना जुर्माना लगा के और उसमें से उसको पैसे वापस किए जाते हैं, और ये कई केसेस में हुआ है। और साथ में उस संबंधित अस्पताल के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है, जिसमें उनका पेमेंट रोका जाना, उनको टेम्पोररी या परमानेंट डी-इम्पैनल कराया जाना भी शामिल है। तो अगर कहीं से भी ऐसी शिकायत मिलती है तो शिकायत मिलने पर प्लस, जैसा मैंने आपको बताया कि आजकल AI का उपयोग बहुत कॉमन है, और AI से अगर पता लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर अस्पताल या किसी पर्टिकुलर सिटी या प्लेस पर कोई चीज गलत चल रही है तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करके करेक्टिव एक्शंस तुरंत लिए जाते हैं। तो चलिए, कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है सर ने बड़े अच्छे से समझाया। अजय के पास मैं जाना चाहूंगी। अजय, देखिए, कार्रवाई की बात की जाए तो की जा रही, मान लिया, अगर मान लिया जाए कि मैं बीमार हूं और मैं अस्पताल गई हूं, मुझे नहीं पता कि आयुष्मान योजना के तहत वहां पर इलाज होता है, मैंने इलाज करवाया, लंबा बिल बन गया, लेकिन अब मुझे पता चल गया पेमेंट के वक्त कि यहां पर आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं हो रहा है, तो उस केस में मैं क्या करूं, कहां पर जाकर मैं शिकायत करूं?
देखिए, यहीं से ऋतु वाद विवाद की स्थिति पैदा होती है। कई अस्पताल कह देते हैं कि आपके सीधे हाथ का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन पैर का ऑपरेशन नहीं हो सकता, पैर आयुष्मान में नहीं आता है। अब अस्पताल प्रबंधन जो कहता है, मरीज के परिजन बेहद लाचार स्थिति भी होते हैं, आर्थिक स्थिति की मार, मानसिक स्तर खराब और ऊपर से दिक्कत और परेशानियों से घिरा हुआ इंसान, उससे यदि आप बोलेंगे कि पैर के ऑपरेशन का प्रोविजन नहीं है, हाथ के ऑपरेशन का प्रोविजन है, और हाथ के ऑपरेशन का सरकार पैसा देती है, पैर के ऑपरेशन का नहीं देती है, और यहाँ पे आपको पैर का ये फलाना कूल्हे का ऑपरेशन है, ये तो होता ही नहीं आयुष्मान में, तो आपको वहां पैसा देना पड़ता है, क्योंकि आप उस वक्त अस्पताल की चारदीवारी में कैद हैं, और आपको जो उन्होंने बिल दिया है वो बिल आप देंगे, आएंगे, आप कहाँ जाएंगे, किसकी कहाँ सुनवाई होगी, कौन कहाँ जाएगा? वहां चिल्ला चोट करता है इंसान थोड़ी देर के लिए, पुलिस आती है, अस्पताल प्रबंधन उनको सफाई दे देता है, ये स्थिति है, पुलिस अपने थाने चले जाती है वापस, और मरीज अपने घर चले जाते हैं, अस्पताल प्रबंधन वही लूट का पैसा लेके अपने घर में बैठ जाते हैं। जो भी इस तरीके की गड़बड़ियां करते हैं वो लोग मेडिकल माफिया के तौर पर पहचाने जाते हैं। तो इस तरीके के एक दो घटनाक्रम नहीं, कई घटनाक्रम हो चुके हैं। मरीज की लाचारी ये रहती है, उसको बिल्कुल नहीं मालूम है कि क्या क्या आयुष्मान के तहत होता है, क्या क्या नहीं होता है, क्या समूचा इलाज होता है। यही बता दिया गया है कि समूचा इलाज होता है, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि कई डॉक्टर ये बोल देते हैं कि फला इलाज नहीं होता है उसके तहत। अब उनको डॉक्टर को मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जिन अस्पतालों का एम्पैनलमेंट रद्द कर दिया गया है, वो अस्पताल भी अपने आयुष्मान योजना का जो मेट्रो सिटी हॉस्पिटल है बाहर बोर्ड लगा के बैठे हुए कि यार हमारे यहाँ तो लाभ होता है। अस्पताल प्रबंधन से बोलो तो वो कह देते हैं कि हमको लिखित में भी कुछ भी नहीं मिला है। तो अहम सवाल ये होता है कि अब जो आयुष्मान बोर्ड देखकर, क्योंकि जब से सरकार ने ये महत्वाकांक्षी योजना अपनी शुरू की है, तब से अस्पताल के बाहर आयुष्मान योजना का अस्पताल का बोर्ड देखने की बजाय बिल्कुल इस बारे में हमने पहले भी बात की थी। अजय, दोबारा आपके पास लौटूंगी मैं, और यहाँ पर मैं जाऊंगी पंकज सर के पास। पंकज सर, इस बात पर भी चर्चा करना जरूरी है कि जो अस्पताल है जिन्हें आयुष्मान योजना के तहत लाइसेंस दे दिया जाता है कि इलाज करें, आखिर इसकी प्रक्रिया क्या होती है, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ियां होती है और इनमें सुधार कैसे किया जाए? दो चीजों पे बोलना चाहूंगा। पहले तो ये छतरपुर का किस्सा है, ये भ्रष्ट आचरण का किस्सा है। यानी इसमें तो जो भी डॉक्टर ने पैसा मांगा था, वो अगर आयुष्मान कार्ड या आयुष्मान योजना का भी नहीं होता तो शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई, तो उसको निःशुल्क इलाज करना था, पैसे तो कहीं से लेने ही नहीं थे। आजकल जो भी है उसमें रोगी कल्याण समिति का भी जो चार्जेस हैं वो केवल अबव पॉवर्टी लाइन वालों के लिए ही है, वो भी बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, 30,000 रुपए तो कहीं से भी नहीं आता। फिर दूसरी चीज, ये जो आयुष्मान योजना में एम्पैनलमेंट के लिए ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है। अगर आपका अस्पताल NABH नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड और हॉस्पिटल से मान्यता प्राप्त है तो आप उसको अप्लाई करेंगे, फिर उसका आपकी पूरी व्यवस्था देंगे, आप उसका पूरा फॉर्म भरेंगे, आपका इंस्पेक्शन होगा और आप में ये सब चीजें हैं जो आपने लिखी है और उसके हिसाब से आपको मान्यता दी जाएगी। तो चलिए, इस तरीके से मान्यता दी जाती है। सचिन जी का भी मैं रुक करना चाहूंगी, समय का हमें सबको थोड़ा थोड़ा समय देना है। सचिन जी, इसी पर आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, देखिए, मेरा अगर आप मत चाहेंगे तो मैं चिकित्सकों के जो एथिक्स वाली बात है वहीं पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूंगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्रशासनिक क्षेत्र मेरा नहीं है, पर मेरा ये कहना है कि किसी भी प्रकार ये आयुष्मान योजना जो निरामय योजना है, ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। ये इसके धवल पक्ष को हमें बहुत उजागर करके समाज में फैलाना चाहिए। जो विसंगतियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, वहां पे जो दोषी हैं उनको दोषी करार देकर सजा दी जानी चाहिए। पर इस प्रकार से अगर हम बहुत खुलकर बात करें कि सभी डॉक्टर एक माफिया ही चल रहा है, इस तरह के शब्दों से का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं डॉक्टर और मरीज के बीच की विश्वास की डोर को तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने अरबों खरबों रुपए लगाकर ये योजना चालू करी है। तो कहीं ना कहीं इसको निष्पादित करने के लिए, इसको देने के लिए तो डॉक्टर ही चाहिए, उसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और डॉक्टर, मैं मानता हूं कि कुछ गलत हो सकते हैं, पर 100 में से 99 लोग आज भी बहुत ईमानदार और अच्छे हैं। चलिए, प्रभाकर सर के पास में जाना चाहूंगी, समय कम है। प्रभाकर सर, आपसे एक सवाल ये था, जैसा कि आपने बताया कि कार्रवाइयां की जा रही है आयुष्मान योजना के तहत, जो लाइसेंस अस्पतालों को दिया जाता है, जो गड़बड़ी है उन्हें इस योजना के तहत अस्पताल ना करने के लिए कहा गया है, लेकिन क्या इसमें और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? इस तरह के अस्पतालों को बंद कर दिया जाना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल सही है और ये कार्रवाई प्रचलन में है, और अगर ऐसा पाया गया कि उन्होंने पर्पसफुली
या तो सरकार को या लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, तो न सिर्फ अस्पताल बंद होंगे बल्कि उनके जो कर्ता धर्ता है उनके विरुद्ध जो लीगल कार्रवाई है, विधि सम्मत कार्रवाई है, वो भी होगी। और एक चीज़ और जो हमारे अजय भाई कह रहे थे उसको मैं आगे बढ़ाना जरूर चाहूँगा कि आयुष्मान में जो अस्पताल इम्पैनल होते हैं वो सभी बीमारियों के लिए नहीं होते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक जो प्रोसीजर्स है उनके लिए होते हैं। कई बार उनमें गलतफहमी हो जाती है, इसलिए आयुष्मान की तरफ से ये भी निर्देश जारी किए गए हैं कि अस्पताल को जब मरीज उनके पास आता है उसी समय यह सूचित करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरा अस्पताल कार्डियोलॉजी के कुछ प्रोसीजर्स के लिए इम्पैनल है, अजय भाई का अस्पताल आर्थोपेडिक के प्रोसीजर के इम्पैनल है, तो मुझे उसी समय बताना होगा कि मेरा इम्पैनलमेंट कार्डियोलॉजी के लिए है, बाकी सब के लिए मैं निशुल्क इलाज नहीं कर पाऊंगा। साथ में ये भी उसकी जिम्मेवारी है कि लिस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, वो बताए कि नजदीकी किस अस्पताल में उसका आयुष्मान के तहत इलाज हो सकता है। बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी बात बताई सर आपने कि अभी जितने भी अस्पताल हैं जहां पर आयुष्मान योजना के नाम पर इस तरीके से किया जा रहा है कि आयुष्मान योजना के तहत इलाज का लाइसेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की गड़बड़ियां की जा रही है कि मरीजों को जबरदस्ती आईसीयू में भर्ती करवा दिया जाता है, लंबा बिल बना दिया जाता है और उसके बाद पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। और ये कार्रवाई आगे भी होती रहनी चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल की बात की जाए तो 3 जगह से मामले, हो सकता है ना जाने कहां पर ऐसे मामले चल रहे होंगे। तो चलिए, चर्चा में हमारे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, आज का ये हमारा खास कार्यक्रम था कि आयुष्मान योजना के नाम पर किस तरीके से ठगी की जा रही है। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम बोलने से बदलेगा में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।